डीलॉ जंक्शन में मैं बरखा शर्मा आपका स्वागत कर रही हूं और हम लोग कर रहे हैं मेंस की सीरीज़। जब हम मेंस की सीरीज़ कर रहे हैं तो हमारे अब तक हो चुके हैं 6 पेपर। 6 पेपर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जिस पेपर की बात कर रहे हैं वो है हमारा 7th पेपर। ठीक है, 7th पेपर जब हम कर रहे हैं तो आज का जो पेपर है वो आधारित है सिविल पे आधारित पेपर है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अगर पुराने पेपर्स नहीं देखे हैं तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आप लोगों को मदद मिलेगी कि भाई किस तरीके के पेपर्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को किस प्रकार के अनुतोष प्रदान करता है। क्योंकि ये 2003 का पेपर है इसलिए हमारे टाइपिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने सोचा ये वाला भी एक्ट हमारे पास आता है, मतलब हमारे कोर्स के अंदर आता है, लेकिन ये वाला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सेक्शन 14 पे आधारित क्वेश्चन है लेकिन ये हमारे नहीं आता है, तो हमको इसको नहीं करना है। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है। न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार आप सोचिए। आप लोग अपने पास एक नोटबुक रखिए। आप क्या कर सकते हैं, इसके की पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सोच के अपने पास थोड़ी देर रख सकते हैं कि भाई क्या आ सकते हैं इसके अंतर्गत, पॉइंट कौन से सेक्शन में है, कौन से एक्ट के अंतर्गत का क्वेश्चन है ये। तो ये सब एक बार आप अपने पास सोचने की कोशिश करेंगे। एक नोटबुक रखेंगे, इसमें इसके क्या लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आपको याद आ रहे होंगे तो क्या हो सकता है इसका आंसर, चलो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारे सीपीसी से रिलेटेड। जैसा कि हमने कहा था कि हम सिविल का पेपर कर रहे हैं तो सीपीसी जो हमारी है 1908 उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है न्यायालय जो होता है उसकी अधिकारिता को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आर्थिक क्षेत्राधिकार, फिर आता है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और फिर आता है विषय वस्तु का क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये आर्थिक क्षेत्राधिकार हो गया, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार हो गया, क्षेत्र पे आधारित होता है जो, और विषय वस्तु का क्षेत्राधिकार होता है। ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी प्रयोजनार्थ न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है जब न्यायालय के द्वारा कमीशन जारी किया जा सकता है। कौन सी परिस्थिति हो सकती है ऐसी। तो जब हम कमीशन की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कब कब कमीशन जारी किया जा सकता है। तो न्यायालय के द्वारा कमीशन जारी किया जाता है या तो किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, अन्वेषण करने के लिए यानी कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए, जो लेखा वगैरह होते हैं, अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए यानी परीक्षा के लिए, और तकनीकी वैज्ञानिक विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए और विभाजन के लिए। ये इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, कमीशन जारी किया जा सकता है। तो अब इसके लिए हम कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे और किस एक्ट की तरफ जाएंगे, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी 1908। इसका जब हम 75 सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमको कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार इसको जरूर देखना है क्योंकि ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। मेंस के अंदर बेसिकली इसको पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 2003 का पेपर है इसलिए इन्होंने क्या किया है, पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग टाइपिस्ट ने डाल दिया, तो इस प्रश्न को भी आप यहाँ से काट दीजिए। हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए कौन से आधार होते हैं। अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए कौन कौन से आधार हो सकते हैं। 2003 में क्या होता था, हिंदू विधि, बहुत सारे एक्ट्स हुआ करते थे। अब तो बहुत कम एक्ट्स हो चुके हैं हमारे लिए राजस्थान जुडिशरी के अंतर्गत। पहले क्या होता था, टोटल मिला के 41 वगैरह एक्ट हो जाते थे। तो अब इन सबको काट दिया गया है और अब क्या करा गया है, अब कुछ एक्ट्स ही हैं हमारे इसके अंतर्गत। टोटल मिला के जहाँ तक है सारे सब्जेक्ट मिला के 18 होते हैं। ठीक है, तो आप मुस्लिम विधि को भूल जाइए और अब हम बात करते हैं अस्थायी व्यादेश के बारे में, यानी इंजेक्शन के बारे में। कैसा इंजेक्शन, टेम्पररी इंजेक्शन के बारे में। तो वो कौन कौन से आधार होते हैं जिन पे कोई अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। तो जो अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है
वो कौन से आधार होंगे बताएंगे आप लोग अपनी कॉपी में इसके की पॉइंट लिखकर। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। अस्थायी व्यादेश जारी करते समय न्यायालय को ये समाधान कर लेना चाहिए कि, मतलब टेम्पररी इंजंक्शन जब जारी करेगा तो न्यायालय को देखना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया केस है, मतलब क्या होता है, प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, मतलब देखते ही कोई मामला बन रहा है या नहीं। सुविधा का संतुलन देखना चाहिए और इसके बाद अपूर्णनीय क्षति के बिंदु आवेदक के पक्ष में है, मतलब जो क्षति होगी उसके जो बिंदु होंगे, उसके जो पॉइंट्स वगैरह होंगे वो आवेदक के पक्ष में है या नहीं, इनको ध्यान में रखा जाएगा। तो जो टेम्पररी इंजंक्शन की बात की जाती है वो कौन से सेक्शन में की जाती है, सेक्शन में की जाती है 39 और एक्ट आ गया हमारा मेजर एक्ट CPC जो कि है 1908, ठीक है, 1908 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब पहले सब प्रथम दृष्टया यानी देखते ही मामला बनना चाहिए, सुविधा का संतुलन होना चाहिए और अपूर्णनीय क्षति के बिंदु आवेदक के पक्ष में होनी चाहिए, मतलब ऐसी अपूर्णनीय क्षति जो की नहीं जा सकती है, ऐसी क्षति हो गई जिसको कि पूरा नहीं किया जा सकता, इसके जो भी पॉइंट होंगे वो जो एप्लीकेंट होगा उसके पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिक्री के आवश्यक तत्व क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर समय इसको पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, मेन में भी पूछा जाता है, तो आपको तो इसको स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या होती है डिक्री, कौन से एक्ट में पढ़ेंगे, कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग। कोशिश कीजिए अपने अपने पॉइंट्स को लिखने की कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंतर्गत आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। जो डिक्री होता है उसको कहाँ परिभाषित किया गया है, तो जैसे कि हमने सिविल मामलों की बात की थी तो हम देख रहे हैं सिविल विधि, तो सिविल विधि में जब CPC होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। CPC 1908 के अंतर्गत आता है, जो सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है डेफिनेशन क्लोज, और जो डेफिनेशन क्लोज आता है उसका जो क्लॉज 2 आता है यानी 2 के अंतर्गत आती है डिक्री। डिक्री में उसको परिभाषित किया गया, और जब हम डिक्री की परिभाषा देखते हैं तो उसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व निकलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई न्यायालय के द्वारा निश्चयात्मक न्याय निर्णय होना चाहिए, मतलब निश्चित न्याय निर्णय होना चाहिए, एवं पक्षकारों के अधिकारों के विवादग्रस्त विषयों न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये बात कही हमको किसने, ये बात हमको बताई है CPC के सेक्शन 2 में, और उस 2 में जो डेफिनेशन निकली है उसके आधार पर ही ये आवश्यक तत्व निकले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत होता है न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति और निश्चयात्मक न्याय निर्णय होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैध दत्तक की आवश्यक शर्तें क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी हमारा नहीं चल पाएगा। अब ये क्वेश्चन लेंगे हम कि कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है। कौन से एक्ट से आ गया ये क्वेश्चन? ये आ गया हमारे TP एक्ट से। TP एक्ट का जो क्वेश्चन है वो है संपत्ति अंतरित कैसे की जाती है, क्योंकि TP एक्ट किसके बारे में बात करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी की बात करता है। तो जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो यही आता है कि भाई संपत्ति क्या होती है और वो कैसे अंतरित की जाती है। संपत्ति कैसे अंतरित की जाती है TP एक्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हो गया कि कौन सी संपत्ति अंतरित की जाएगी, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। किसी भी किस्म की संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यानी 1882 के या किसी भी अन्य तत्सम्मत प्रवर्ति विधि या तो TP एक्ट के अकॉर्डिंग होगी या किसी अन्य एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि डिफाइन किया गया हो उसके अनुसार क्या की जा सकेगी, अंतरित की जा सकेगी, ट्रांसफर की जा सकेगी। ठीक है, और संपत्ति कैसी होगी, या तो चल
अचल और अनुयोज्य दावे हो सकते हैं। संपत्ति मूवेबल, इमूवेबल और अनुयोज्य दावे जो होते हैं इनको शामिल किया गया है। ठीक है, कब का एक्ट है ये? संपत्ति अंतरण अधिनियम है 1882 का। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए। उन तथ्यों का वर्णन कीजिए जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। उन तथ्यों का वर्णन कीजिए जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आता है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट से। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा 1872 का एक्ट है। ठीक है, और मेजर एक्ट में काउंट होता है। ठीक है, तो उन तथ्यों का वर्णन कीजिए। तथ्य कहाँ पे परिभाषित किए गए? एविडेंस एक्ट में तथ्य को शामिल किया गया है। तो ये बता रहा है उन तथ्यों का वर्णन कीजिए जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसके की पॉइंट आप लिखना शुरू करेंगे अभी। कौन से सेक्शंस कवर हो सकते हैं यहाँ पे? चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। जब हम देखते हैं एविडेंस एक्ट का सेक्शन 56 एंड 58, तो वो हमको बताता है कि भाई कौन से तथ्य हैं जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो न्यायिक अपेक्षा करने के लिए कुछ तथ्य सर्वविदित होने के कारण उनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। मतलब सबके पहचानने में होने के कारण, सबके जानने के कारण उसको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसे तथ्यों को जिन्हें पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं ने यानी कि एजेंट्स ने अभिवचनों में यानी प्लीडिंग में सुनवाई के पूर्व यानी हियरिंग से पहले स्वीकार कर लिया हो, एक्सेप्ट कर लिया है, तो उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई राजपत्र वगैरह हो गए, जिन चीज़ों को राजपत्र में घोषित कर दिया, मैप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देखेंगे ना 56, 57 और 58 तीनों को जब हम साथ पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे और कौन से तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐसे तथ्य होते हैं, न्यायिक अवेक्ष ने तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बोलता है हमको 56। तो जब 56 की बात करते हैं तो बोलता है 57 में वह पॉइंट बता रखे हैं जिन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा की जाएगी, और 58 कहता है हमको, 58 हमको कहता है कि ऐसे तथ्य जिनको क्या किया है पक्षकारों ने यानी कि वादी या प्रतिवादी ने और उनके अभिकर्ताओं ने यानी एजेंट ने प्लीडिंग के अंतर्गत सुनवाई से पहले अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात हुई हमारे आज के मेंस के क्वेश्चन की। इसमें क्या किया कि थोड़े से क्या पुराने जो एक्ट्स थे उनको भी ले लिया गया है। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी एक्सेप्ट करूँगी कि भाई सॉरी, और आपके लिए क्या करेंगे नए क्वेश्चंस और लेके आएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे सिविल से रिलेटेड दे रखे हैं एक बार आप उनको गो थ्रू करेंगे और जिस भी एक्ट से है उस एक्ट में उस क्वेश्चंस को जाके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2003 का पेपर था तो इसमें पुराने एक्ट्स को इंक्लूड हो गए हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। पेपर्स 7 पेपर हो गए, पेपर 7 हमारा आज हो गया, तो पेपर 8 के साथ मिलेंगे। पेपर 8 के साथ हम मिलेंगे। और किसी को भी कोई क्वेरी है तो डी लॉ जंक्शन डी लॉ इंस्टीट्यूट करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई मेंस के बाद मतलब एपीयू की अभी मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम एपीयू की तैयारी ढंग से करना शुरू करें तो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, उस पर हमारे लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सारे एक्ट्स को अच्छे तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक करवाएंगे। एग्ज़ाम तक रहेगा, टिल एग्ज़ाम तक, मेंस का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स चलेगा। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।